हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास के अंदर में हमने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल जो होती है इसको बैलेंस शीट में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाता है। हमने लास्ट क्लास में किया था इसको, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने फीचर किया इसका, काइंड ऑफ कंपनीज किया था हमने, इसके क्लासिफिकेशन पढ़े दोनों आधार पर हमने। इसके बाद हमने कॉमन कोल्ड शेयर कैपिटल कैटेगरीज उसकी जानी हमने। इसके बाद फिर कॉल्ड अप, पेड अप या अनकॉल्ड कैपिटल है। फिर ये हमने न्यूमेरिकल किया जिसके अंदर ऑथराइज कैपिटल भी दिखाई जाती है। नोट्स ऑफ अकाउंट में बताया आपको इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल इन इत्यादि का जिक्र किया। एक क्वेश्चन देखा आपने। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर। ऑथराइज कैपिटल जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंशनड होती है, और उसकी जो क्लासेस होती हैं शेयर्स की वो मेंशन होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो दो प्रकार के शेयर होते हैं बेसिकली, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले राइट होता है डिविडेंड पाने का, या कंपनी वाइंड अप होती है तो अपनी कैपिटल वापस पाने का अधिकार उसका प्रेफरेंस पर होता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद ज़रा मैं बंद कर दूँ, बारी बारी तंग करेंगे तो। इसके बाद आगे हम प्रेफरेंस शेयर राइट इन डिविडेंड फिक्स रेट पर या फेस वैल्यू के कुछ फिक्स अमाउंट पर उसको डिविडेंड मिलता है। और वो डिविडेंड दो तरीके से इसमें भी टाइप होते हैं इसमें, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। वो डिविडेंड अगर एक साल किसी प्रकार से अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो अगले साल में ऐड ऑन होगा या नहीं होगा, तो उसके बेस पर हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग मतलब वोटिंग राइट्स उसको दिए जाएंगे शेयर होल्डर को या नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। और एक होता है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, कि उसको हम रिडीम कर पाते हैं, कर सकते हैं, या कंपनी रिडीम नहीं कर सकती है। तो वो दोनों प्रकार से, तो हमने ये तीन तरीके के हैं प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आ जाता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं, यानी कि दो ही प्रकार होते हैं, दोनों में से एक प्रकार प्रेफरेंस है और दूसरा प्रकार इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी या सामान्य शेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी मे बी विद वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल राइट टू वोटिंग, डिविडेंड एज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेचर एंड क्लासेस हो गई। इसके बाद इशू ऑफ शेयर आ जाता है कि हम शेयर्स को फेस वैल्यू उसकी 100 रुपये है तो हम दो तरीके से मंगाते हैं। या तो हम सारा का सारा अमाउंट एक बार में ही कॉल कर लें, एक बार में ही मंगा लें, तो वो लमसम कहा जाता है। अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे मंगाना है तो वो इंस्टॉलमेंट पे ही कहा जाता है। इजी इंस्टॉलमेंट पे मंगाना है तो उसमें हमें फिर उस 100 रुपये या 10 रुपये जो भी फेस वैल्यू है शेयर की, उसको 2-3 भागों में बांट के मंगाने की इसमें छूट दी जाती है। इसके अंदर एक कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पर आता है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर आता है, फिर कुछ अमाउंट कॉल 1, 2 सो ऑन ऐसे करके, और फाइनल कॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इजी इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है इसका इशू। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये क्या डॉक्यूमेंट है? ये है इन्विटेशन एंड इन्फॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द न्यू कंपनी केम इन एग्जिस्टेंस एंड इट्स बिजनेस प्लान्स एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम, क्योंकि पता ही है ना आपको, इसमें जो इस फॉर्म में पब्लिक पैसा लगाती है उसको शेयर बोलते हैं। शेयर यानी कि हिस्सों में पैसा होता है बटा हुआ किसी कंपनी की कैपिटल के लिए। तो पब्लिक को बताना तो पड़ेगा कि इस कंपनी के क्या प्लान्स हैं, इस कंपनी का बिज़नेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे के लिए। तो उसके बेस पर पब्लिक तय करती है कि हमने इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट होता है, इशू प्रोस्पेक्टस होता है। इसके बेस पर ही हम कंपनी में पैसा लगाना या ना लगाना तय करती है कोई भी पब्लिक। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, अगर किसी ने भी तय कर लिया, आपने फ़र्ज़ करो किसी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा और आपको इंटरेस्ट लगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके शेयर्स लेने चाहिए मेरे को, तो जो भी लॉट होगा, यानी कि 100 होगा, 200 होगा, 300 का जो लॉट होता है, वो आप परचेज करने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन डालोगे कंपनी के अंदर, रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है ना, एक चेक के साथ। नेक्स्ट उसमें स्लाइड में बताएंगे कि उसकी फिर जनरल एंट्री क्या होंगी कंपनी के बुक्स के अंदर।
तो अब ये रिसीट ऑफ एप्लीकेशन में अब बताया ना मैंने आगे, ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल का वो कुछ भाग मंगाती है या सारा इकट्ठा मंगा सकती है कंपनी। तो जो भी उसने मंगाया, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक उसके ऊपर विश्वास कर ले और 10 लाख की कैपिटल जैसे उगाना चाहती है तो बाय द वे 85 लैक्स सॉरी 8.5 लाख की डिमांड आती है, तो ये फिर यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि इशूड कैपिटल जो होती है, जितनी की इशू किया उसका 90% तो कम से कम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिलना चाहिए। 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जनता ने विश्वास नहीं जताया, तो उनको पैसा सारा वापस करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो 120 दिन के अंदर उसको सब्सक्रिप्शन 90% से ऊपर मिलना चाहिए, तो वो वैलिड रहेगा, वो पैसे को रिटेन कर पाएंगे कैपिटल की तरीके से। अदरवाइज़ कंपनी हैव टू रिटर्न ऑल मनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, राइट। अगर लेट करेंगे उसमें तो उसमें 15% का उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं, जब तो ये रजिस्टर्ड बॉडी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, सेबी इत्यादि हैं, कंपनी लॉ। तो इसके अंदर क्या है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए एजेंसीज़ होती हैं जो वॉच रखती हैं इनके ऊपर, ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके आम पब्लिक से, ठीक है। इस प्रकार से ये कंडीशन है 90% की, कि जो सब्सक्रिप्शन जो है, अगर देखो, अगर जैसे आपने बताया ना मैंने 10 लाख की के लिए भेजा उसने एप्लीकेशंस, ये भी पॉसिबल है कि 11 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो केवल 10 को ही हम देंगे ना, तो 1 लाख लोगों को या तो पैसे वापस कर देंगे या उनको हमने कुछ के शेयर कम देंगे, नेचुरल है, जितने मांगे उससे कम देंगे, और बाकी पैसा उनका एडवांस की तरीके से जमा कर लेंगे अपने यहाँ, जो आने वाली किस्तों में एडजस्ट किया जा सकेगा। तो 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो उसका पैसा हम अपने पास जमा रख लेंगे एक्स्ट्रा जो आया हुआ है, और उसको एडजस्ट कर लेंगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट, और या हम उसको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। ये इसमें हो गया। अब 3 तरह की चीज़ें हो गई, या तो बराबर 10 लाख मांगा 10 लाख मिल गया, बात ख़त्म, या 10 लाख मांगा 9.5 लाख मिला, कोई बात नहीं, फिर 9.5 ही हमने इशू करना पड़ेगा। और 10 लाख मांगा 11 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो हमें 1 लाख उसको वापस करना पड़ेगा, या उसका एडवांस की तरह से अपने यहाँ जमा करके आने वाले किस्तों में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स मे बी एट पार और एट प्रीमियम। ये स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, एट प्रीमियम। या तो हम इशू कर सकते हैं शेयर को उसकी बैक बुक वैल्यू के बराबर, फेस वैल्यू जो है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, 10 ही मांग रहे हैं पब्लिक से हम, परंतु हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है, हमें लगता है कि 10 रुपये का शेयर है, हमें 12 रुपये भी मिल सकते हैं उसके, तो कंपनी 12 भी मांग सकती है। अगर पब्लिक का विश्वास होगा तो वो 12 रुपये पर भी उसको लेगी। तो 2 रुपये जो होते हैं वो कंपनी गुडविल के नाम के, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम के बतौर वो अपने पास रिटेन करती है, उसका प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो। तो इस प्रकार से कंपनी 2 तरीके से अप्लाई शेयर्स दे सकती है पब्लिक को, एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले एंट्री आती है, बैंक के अंदर अप्लाई करेगा कोई भी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के यहाँ तो बैंक में पैसा आ जाएगा ना, तो कहाँ से आया, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसको। अब जब हम उसको अलॉट कर देते हैं ऑन अलॉटमेंट आफ्टर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ने अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बैरियर पार कर लिया, तो वो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, जो एप्लीकेशन होल्डर जो भी हैं जिसने अप्लाई किया है उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, और वो अब जो है शेयर होल्डर बनने वाले हैं। तो उस कंपनी उनको एडमिट कर लेगी, तो शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेगी, डेबिट की एंट्री होगी, और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा नाउ, यानी कि वो शेयर होल्डर हो गए जो एप्लीकेंट से। अब बाकायदा वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, उन्होंने वादा कर लिया कि हम जहाँ उसकी फेस वैल्यू जितनी भी है हम पूरी पे करेंगे, ठीक है ना। अब ये होगी एंट्री, अब ये पैसा पहुंच गया, पहले था शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट था, अब अल्टीमेटली पहुंच गया जहाँ पर जाना चाहिए था इसको, शेयर कैपिटल में। तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल नाम की चीज़ आ गई है बिज़नेस करने के लिए, ठीक है ना। पहली एंट्री के अंदर शेयर के एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, इस एप्ली के अंदर इस सेकंड एंट्री में हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो वो नील हो गया, क्या बची, सीधी बैंक में पैसा बचा और शेयर कैपिटल की एंट्री बची।
अब एक जैसे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, अगर रिजेक्ट करनी पड़ती हैं एप्लीकेशंस, तो क्या है, पैसा वापस करना पड़ेगा ना हमें। तो पहली वाली एंट्री के उलट ठीक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि उसको चेक से हमने वापस कर दिया पैसा। तो इस नेक्स्ट एंट्री इसके अंदर है, जब हमने शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर दी शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो सेकंड जो टाइम आएगा जब, तो हम अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे। अब हमारे पास शेयर एप्लीकेशन जो थे वो शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, यानी कि अलॉटमेंट के लिए पैसा जो किस्त होगी अलॉटमेंट की वो मंगाएंगे पैसा शेयर होल्डर से। तो ड्यू की जो एंट्री होगी क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ड्यू कर दिया हमने पैसा। अब इसके बाद शेयर, अब ये चौथी एंट्री, अगर वापस की जो पैसा हमने बताया था ना मैंने आपको, कुछ पैसा फालतू आ गया अगर, तो शेयर एप्लीकेशन पर कुछ पैसा फालतू आया था, या तो हमने वापस करेंगे उसको या उसको रिटेन कर लेंगे। तो जब रिटेन कर लिया तो हमने जो अलॉटमेंट ड्यू हुई, तो वो पैसा हमें बैंक में थोड़ी आएगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी बैंक में आ ही चुका है हमारा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर उसको जमा कर लेंगे। बीइंग एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन पर एक्सेस अमाउंट आया था उसको हमने अब अलॉटमेंट वाली किस्त के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया। इसी प्रकार की एंट्री, अगर और भी पैसा बचता है कोई, तो अगली कॉल पर एडजस्ट होगा, वो ध्यान रखेंगे इस बात का, जब तक वो पूरा पैसा एडजस्ट ना हो जाए। अब आती है पांचवी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो हमने पहले अलॉटमेंट ड्यू किया था वहाँ पर डेबिट हुआ था, यहाँ पर वो क्रेडिट हो गया, यानी कि जो पैसा हमने शेयर होल्डर से मंगाया था वो पैसा हमें आ गया। तो इसकी नरेशन क्या है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ड्यू जो हुआ था वो आ गया पैसा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात नोट करने वाली है, कंबाइन एंट्री भी हम कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री के नाम से मेड फॉर ट्रांसफ़र एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, सीधी एक ही एंट्री भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, इकट्ठी एप्लीकेशन मनी डेबिट किया सीधा, और एक में ही दोनों खाते डेबिट करके इकट्ठा करके नीचे टू बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसको वापस करना है उससे बैंक क्रेडिट हो गया, और जिस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ले जाना है उससे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो इस प्रकार से हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। अगला, समटाइम हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को इकट्ठा करके एक एंट्री बनाते हैं, उसमें ये फ़िलॉसफी काम करती है उसमें कि भाई बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट का काम किया है, या बिना अलॉटमेंट के एप्लीकेशन बेकार है, तो एक ही खाता खोलते हैं वहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, सीधा जो हम दोनों अकाउंट को इकट्ठा कर देते हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये पहली एंट्री हो गई। ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होती है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हम शेयर कैपिटल में उसको रिवर्ट एंट्री हो जाती है, फिर वो बैंक घट जाएगा, शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुई थी यहाँ पर डेबिट हो गई, और जो अमाउंट था वो ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसी नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद थर्ड है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर हमने वापस करना कुछ पैसा पहले फालतू आ गया हमारे पास, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑन रिजेक्शन, यानी कि जो एप्लीकेंट्स को हमने पैसे शेयर्स नहीं दिए उनको हमने सीधा पैसा वापस कर दिया चेक दे के। और इसके बाद अगली एंट्रीज में हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर अमाउंट जो रिसीव हुआ उसको, इसके लिए एंट्री हो गई। अब इसके बाद नंबर आता है अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी का। कॉल मनी के संबंध में क्या क्या नियम है कि 14 डेज़ का नोटिस पीरियड देना पड़ता है हमें कॉल के लिए। शेयर होल्डर को पहले बताना पड़ेगा भाई आपकी कॉल ड्यू हो रही है अब, तो 14 डेज़ का टाइम देते हैं उसे पेमेंट के लिए। अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि एक 10 रुपये का शेयर है तो 2.5 रुपये से ऊपर उसकी कॉल मनी नहीं होनी चाहिए, 25% से ऊपर कॉल नहीं होनी चाहिए उसकी कोई भी एक कॉल। ठीक है। एटलीस्ट 1 मंथ गैप बिटवीन 2 कॉल्स, यानी कि कॉल अगर 2 हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल हैं, तो दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना चाहिए, या आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो आपने प्रोवाइड किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली काम चलेगा फिर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एंट्रीज, इसकी जनरल एंट्रीज़ क्या होंगी। जनरल एंट्रीज़ क्या करेंगे, पहले हम ड्यू करेंगे, तो शेयर कॉल
कॉल नंबर 1 2 जो भी है उसको ड्यू करेंगे पहले, उनको डेबिट करके तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। उसके बाद क्या है, यानी कि नोटिस चला गया उनके पास, तो वो आपको चेक भेजेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि जिस जिस शेयर होल्डर्स ने दे दिया उसकी कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। अच्छा, इसमें देखने वाली बात ये है कि कॉल नंबर जो है प्रीफिक्स किया जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो लास्ट कॉल होती है उसमें जोड़ दिया जाता है फाइनल कॉल। जैसे कि एक दो कॉल हैं केवल, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड लास्ट कॉल, दूसरी वाली कॉल में क्या है, सेकंड एंड लास्ट कॉल लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये किश्तों वाले शेयर्स के मामले में जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करो एक कंपनी है, ये ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, 40,000 शेयर्स हैं इसके, इसने 10 रुपये का एक शेयर है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इट्स के शेयर कैपिटल, यानी कि 10 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर उसने पब्लिक के लिए डाले, पब्लिक से डिमांड करी। और किश्तों में उसने देखो आ रहे हैं, ये लमसम नहीं आ रहा इसमें, उसने क्या डिमांड किया है, 4 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने बोला था ना, अगर कॉल जहाँ यहाँ कॉल एक ही है तो एक ही कॉल है तो प्रीफिक्स क्या है, फर्स्ट कॉल लगाया है उसके आगे, और क्योंकि वही फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। तो 3 हिस्सों में उसने पैसा डिमांड किया है और 10 रुपये, वो टोटल अमाउंट कितना आना है, 4 लाख रुपये आना है, यानी कि 40,000 इंटू 10 इजिकल टू 4 लाख रुपये आना है, किश्तों में आना है। ठीक है, 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, और 1 रुपये 4 और 3 7 और 3 रुपये फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000, यानी कि बराबर ही आ गई, जितना हमने डिमांड किया था उतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 40 का 40। द कंपनी मेड अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स इन फुल, सबको दे दिए कंपनी ने जितने जिसने मांगे, क्योंकि हमारा बराबर था मामला बिल्कुल। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि हर बंदे ने हर किस्त उसको ढंग से पे कर दी है। तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, एक बार देख लेते हैं इसको। बैंक अकाउंट, पहले जब अप्लाई किया हमने 40,000 शेयर थे और 4 रुपये प्रति शेयर मांगे हैं हमने एप्लीकेशन पर, तो बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड जनरल जब बनाएंगे हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी नरेशन क्या है, 40,000 शेयर पर अप्लाई हुआ 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, तो 4 चौक 16, 1,60,000 रुपये बैंक में चले गए और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट हो गए। अब इस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र क्या करना है, सेकंड एंट्री में हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये क्या है, ये शेयर कैपिटल का तो हिस्सा है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया हमने और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये एंट्री ख़त्म। वो एप्लीकेशन वो यहाँ जमा हुआ था 61, यहाँ डेबिट हो गया 61, बराबर होगा, और एंट्री सीधी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर चली गई है। अब सेकंड एंट्री में हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मांगे थे उसने, 3 रुपये के हिसाब से उसने अलॉटमेंट पर मांगा। जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो उसने एंट्री ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर पहले ड्यू करनी पड़ेगी तभी तो बैंक में आएगी, क्योंकि पहले एप्लीकेशन में उल्टा था, एप्लीकेशन में पहले बैंक में पैसे आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब वो शेयर होल्डर हो चुका है अप्लाई होने के बाद, उसको हमने जब ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल के अंदर, तो सेकंड एंट्री जो है शेयर अलॉटमेंट में, यहाँ पर वो शेयर होल्डर हो चुका है, उससे हमने डिमांड करी है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, यानी कि जो अलॉटमेंट के अमाउंट की। तो 1,20,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 क्रेडिट हो गया। सेकंड एंट्री में जब उनके पास नोटिस जाएगा तो आपको पेमेंट करेंगे ना वो, तो जब व्हेन दे पेड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1,20। अब यहाँ पहले वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था और सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो एंट्रियाँ क्या बची, नेट इफेक्ट क्या बचा, बैंक में पैसे पहुँच गए 1,20,000 रुपये और शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब आ जाता है फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही कॉल है, वो फिर ड्यू करी हमने, अलॉटमेंट की तरह उसे भी ड्यू किया हमने। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये, एक एंट्री हो गई। अब पूरे 10 रुपये की ड्यू हो चुके हैं। अब बैंक में पैसे आए या नहीं आए, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सारे पैसे आ गए हैं, ड्यूली रिसीव्ड है हर कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, 1,20,000 रुपये यहाँ पर आ गए। इस प्रकार से तीनों किस्तें प्रॉपरली आ गई हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो 3 जगह एंट्रियाँ जा रखी हैं। 1,60,000 तो ये गए सेकंड एंट्री में, फिर 1,20 करके यहाँ गए 2,40,000 रुपये, तो पूरे 4 लाख रुपये हो गए ना। और बैंक में भी देखो आप, बैंक में 1,60,000 एक बार आए,
1,20,000 एक बार आया और 1,20,000 एक बार आए। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आया, सीधा 4 लाख बैंक में पहुंच चुका है और किस अकाउंट पर है वो, आपके कैपिटल के क्रेडिट हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके अंदर इट में भी पॉसिबल कि कोई बंदा आपको पेमेंट ना दे तो उसके लिए कॉल इन एरियर खोला जाता है। किसी के पैसे फालतू आ गए हैं, उसका कॉल इन एडवांस अकाउंट खोला जाता है। तो वो आगे हम और जो उदाहरण देखेंगे उसके अंदर हम जानेंगे उसको। ठीक है, चलो एज ऑफ नाउ आप आज के लिए कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके।